हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्ड्स मे इंस्पायर बट ओनली एक्शंस क्रिएट चेंजेस। यानी कि शब्द आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं, लेकिन उस इंस्पिरेशन के ऊपर जो आप काम करेंगे ना, परिवर्तन केवल उसी से आएगा। ठीक है, आपको मोटिवेशन किस चीज के लिए चाहिए? कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है, कुछ अच्छा लाना है, उसके लिए, राइट? तो मोटिवेशन से तो काम नहीं होएगा, सिर्फ एक्शन से होएगा ना। आप मोटिवेटेड रोज फील करते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आज तो मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, लेकिन उस पॉजिटिव सोचने से कुछ बनेगा नहीं जब तक आप उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं करेंगे। यानी कि पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी स्टार्ट करते हैं और एक्शंस लेते हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2024 फैक्टर्स that hinder general improvement in sanitation must be overcome। hinder मतलब क्या होता है? रुकावट डालना, बाधा डालना। तो वो कोई भी फैक्टर्स जो कि जनरल इम्प्रूवमेंट, किस चीज की इम्प्रूवमेंट में? इम्प्रूवमेंट मतलब बेहतरी में। तो किस चीज की बेहतरी? सैनिटेशन में। सैनिटेशन की बेहतरी में जो भी फैक्टर्स रुकावट लाते हैं, हमें उनको ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम करना चाहिए मतलब उनके ऊपर काबू पाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए। फॉर द 8th ईयर रनिंग, बोल रहे हैं 8वां साल चल रहा है, रनिंग मतलब ये करंट में चल रहा है। द सेंटर हैज अनाउंस्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। तो केंद्र सरकार ने क्या चीज की घोषणा कर दी है? अनाउंस कर दिया है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इट्स एनुअल एक्सरसाइज ऑफ अवार्डिंग सिटीज। और ये क्या है? एक सालाना प्रक्रिया है जिसमें वो शहरों को, टाउन्स को और स्टेट्स को प्राइज देते हैं which have performed impressively on various parameters of public sanitation। जिन्होंने अलग अलग पब्लिक सैनिटेशन के मापदंडों के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया होता है उनको। इन एन एक्सरसाइज दैट हैज नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल। और ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो अब बहुत स्वाभाविक हो गई है, प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, जिसको पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें पता है हर साल किसको मिलता है? सिटी ऑफ इंदौर को बेस्ट सिटी का प्राइज मिलता है। ठीक है, तो वो प्रेडिक्टेबल है कि इस साल भी वही बाजी मारेगा, क्योंकि किसी भी सिटी को उसके पास तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और ये कहाँ पर है? द सिटी ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन एडजज्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th ईयर इन अ रो। बोल रहे हैं इसमें निर्णय लिया गया कि सिटी ऑफ इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको लगातार 7वें साल में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। ठीक है, The only change is that this year it has to share honors with सूरत गुजरात। बोल रहे केवल एकमात्र परिवर्तन आया है कि इस साल ये जो सम्मान है इनको सूरत गुजरात के साथ में बांटना पड़ा है, यानी कि दोनों में टाई हुआ है। लास्ट ईयर सूरत केम सेकेंड, पिछले साल सूरत दूसरे नंबर पर था, विच इज नॉट सरप्राइजिंग एज it usually occupied the higher echelons of the ranking ladder in earlier editions। बोल रहे हैं और क्योंकि सूरत सेकंड पायदान पे था तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पिछले यानी कि 7 साल हो गए ना, 7वें साल में सूरत क्या आ गया? फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। उससे पिछले साल सेकंड पोजीशन पे था, यानी कि उससे पिछले 5 सालों में भी वो लगातार कुछ अच्छी ही रैंकिंग के पायदान पे अच्छे ही रैंक्स में वो रहा है। ठीक है, भोपाल, Indore, Surat and Visakhapatnam have entrenched themselves over the years। बोल रहे हैं भोपाल, सूरत, इंदौर और विशाखापट्टनम, इन शहरों ने खुद को क्या किया? एंट्रेंच यानी कि मजबूती से स्थापित करा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, देयर इज सर्टेन वोलेटिलिटी बियॉन्ड दी टॉप 10 अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड ग्वालियर। अब वहां पे कुछ अस्थिरता कहाँ है? टॉप 10 के बाद की जो है उसमें अस्थिरता है। कैसी अस्थिरता है? जैसे कि अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड ग्वालियर फॉर इंस्टेंस आर वॉलेटाइल सिटीज। ये क्या है? वॉलेटाइल सिटीज हैं, यानी कि ये अस्थिर सिटीज हैं। ये टॉप 10 में कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। बट द टॉप सिटीज आर कंसिस्टेंट, लेकिन जो टॉप 3-4 सिटीज हैं वो कंसिस्टेंट है।
ऑल ऑफ दिस इज सजेस्टिव ऑफ अ डिग्री ऑफ स्टैग्नेशन। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं कि एक स्थिरता आ गई। स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता, ठहराव। तो एक कुछ किसी ना किसी तरीके का एक ठहराव आ गया है, यानी कि हमारे शहर उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, या बाकी शहर इतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, इतना अच्छा प्रयास नहीं कर पा रहे, या फिर हमारी सिलेक्शन प्रक्रिया में थोड़ी स्थिरता आ गई है, बट किसी प्रकार की वहां पे स्थिरता देखी जा रही है। Another quirk of the survey is that it creates multiple subcategories. अब एक और विचित्रता जो देखी गई इस सर्वे में वो ये था कि इसमें बहुत सारी मल्टीपल अलग अलग तरह की कैटेगरीज बनाई गई, so that many more cities have a chance at top scoring in some category or other, ताकि और भी कई सारे शहरों के पास में ये एक उम्मीद हो, मतलब एक मौका हो कि वो किसी ना किसी कैटेगरी में टॉप स्कोरिंग बन सके। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी कैटेगरी में वो ऊपर की रैंकिंग हासिल कर सके। Thus, while it is meaningful to create subcategories based on population, बोल रहे हैं इसलिए, हालांकि पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर अगर हम सब कैटेगरीज बनाते हैं तो वो काफी मीनिंगफुल है, यानी कि उसका अच्छा महत्व निकल कर आ रहा है। सम क्लासिफिकेशन स्ट्रेच क्रेडुअलिटी, यानी कि लेकिन कुछ जो हमने क्लासिफिकेशंस करी हैं, कुछ जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं, वो क्या करते हैं, वो हार्ड टू बिलीव है, यानी कि उनको मानना संभव नहीं है। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैटेगरी क्यों बनाई गई है, इस कैटेगरी को बनाने का पर्पस क्या था। एम हाउ इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन। एम हाउ नाम का एक कैंटोनमेंट टाउन था, बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर इसको क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन का दर्जा दिया गया। वाराणसी एंड प्रयागराज आर प्राउड विनर्स ऑफ द क्लीनेस्ट गंगा टाउन। और वहीं वाराणसी और प्रयागराज को गंगा से लगने वाले शहरों में से क्लीनेस्ट गंगा टाउन का खिताब दिया गया। एंड चंडीगढ़ इज द क्लीनेस्ट बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, जो कि सिटीज सेफेस्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर, यानी कि चंडीगढ़ को किस चीज का खिताब दिया गया कि वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए वो शहर बहुत सुरक्षित है। अदर देन ऑब्वियस क्रिटिसिज्म ऑफ पैरोक्सियालिज्म, why for instance cannot there be the cleanest कावेरी और नर्मदा टाउन। बोल रहे हैं कि एक और जो नैरो माइंडेडनेस सवाल उठ खड़ा होता है इसके साथ में, वो ये है जैसे कि क्लीनेस्ट कावेरी या नर्मदा टाउन क्यों नहीं घोषित किया गया, क्लीनेस्ट गंगा टाउन ही क्यों घोषित किया गया। इट ends up focusing too much attention on the top। तो इसका मतलब यही है कि हम टॉप कैटेगरी में आने के लिए ही बस ज्यादा फोकस कर रहे थे, जो सिटीज के नाम दिए गए हैं वो। The underlying principle of several ranking schemes put in place by the center is to motivate sections, cities, villages, schools to pull themselves up on their own mettle। बोल रहे हैं कि इसका पूरा अगर हम बुनियाद के ऊपर देखें कि बुनियादी प्रिंसिपल क्या था अलग अलग रैंकिंग सिस्टम्स लाने का, वो ये था कि शहरों को मोटिवेट किया जाए। केंद्र सरकार का ये पर्पस था कि स्कूल्स को, शहरों को, विलेजेस को, सबको मोटिवेट किया जाए ताकि वो खुद को एक साथ लेकर आए, मतलब कि खुद को तैयार करें किस चीज के लिए, ऑन देयर ओन मेटल, यानी कि खुद को अपनी क्षमता के दम पे खुद को तैयार करें और आगे लेकर आए, शहरों को साफ करने में आगे बढ़े। While this works well for sporting contests, public sanitation is not something that is the result of a town or city actively choosing to be lazy or industrious in improving themselves। बोल रहे हैं कि अगर बात करें हम किसी स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट कंटेस्ट हो, कोई मैराथन दौड़ हो, तब तो ये स्कीम समझ में आती है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो वो आगे आएंगे। लेकिन जब बात आती है पब्लिक सैनिटेशन की, तो आप एक ऐसे शहर को, कोई भी ऐसा शहर जो खुद जानबूझ के एक्टिवली लेजी बनना पसंद कर रहा है या फिर इंडस्ट्रियस इन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स,
क्योंकि ये जो चुनाव करना है कि वो शहर लेजी बनता है या फिर मेहनती बनता है अपने आप को बेहतर करने के लिए, या फिर लेजी बनता है, उन पूरे शहर का इकट्ठा चुनाव है, तो उसके लिए आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर हिस्ट्री, इसका ज्यादातर जो है प्रभाव उनके इतिहास से होता है, इकोनॉमिक कंडीशन से होता है, एंड प्रॉक्सिमिटी टू पावर, यानी कि कितना उनके पास में पावर से निकटता है, यानी कि कितना उनके हाथ में क्षमता है कि वो कर सकते हैं, इस चीज को बदलाव को ला सकते हैं, उनके बस में कितनी चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। That a few cities are perpetually at the top means that there is less attention paid to the factors that hinder a general improvement in sanitation. अब क्योंकि कुछ ही शहर हैं जो टॉप में है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि देयर इज लेस अटेंशन पेड, कि कम ध्यान दिया जाता है किसकी तरफ, टू द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की तरफ, उन परिस्थितियों की तरफ जो कि सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट में रुकावट बनते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही कम दिया जाता है। इसीलिए केवल कुछ ही शहर हैं जो टॉप नंबर्स में आ रहे हैं, बाकी शहर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। One way to make future editions of the survey work as a useful barometer of progress, बोल रहे हैं एक तरीका जिसके तहत फ्यूचर में होने वाले इन सर्वेस को एक मापक यंत्र के तौर पे, प्रोग्रेस के मापक यंत्र के तौर पे हम देख सकते हैं, वो ये है, is to acknowledge that consistent toppers have already put in place a well-oiled system and having done so, वो इस बात को स्वीकार करना है कि जो अभी के जो टॉपर्स हैं उन्होंने पहले, उनके पास में पहले ही वेल ऑयल्ड सिस्टम का मतलब क्या, सुचारू रूप से चलने वाले, ठीक है, उनके पास पहले से ही सुचारू रूप से चलने वाले सिस्टम मौजूद है, और क्योंकि उनने ये हासिल कर लिया है, रिटायर देम फ्रॉम फ्यूचर रैंकिंग्स फॉर अ फ्यू इयर्स, तो उनको फ्यूचर में रैंकिंग सिस्टम से कुछ समय के लिए रिटायर कर देना चाहिए, ठीक है, कि उनको विराम देना चाहिए कि आपने ऑलरेडी ये मकाम हासिल कर लिया है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम कैटेगराइजेशन होगा तब आपको इस रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। This will throw focus and highlight challenges that stymie other cities. तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ध्यान उन शहरों की तरफ चला जाएगा, ज्यादा मतलब जो दूसरे शहरों में जो स्टाइम मतलब कि अवरोधक हैं, जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान भी जाएगा और हम उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। फॉर सिविक सैनिटेशन टू रिमेन अ सस्टेनेबल मूवमेंट, अब क्योंकि हमारा जो सामाजिक सैनिटेशन है वो एक सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ मूवमेंट है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला एक अभियान है, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग अ नंबर्स गेम। तो ये एकदम कड़ा समय आ चुका है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इसको केवल नंबर का एक खेल, कि हाँ हमारे पास इतने अवार्ड्स हैं, हमारे पास इतने अवार्ड्स हैं, और ग्राउंड रियलिटी जो है वो शहर की भी अच्छी ना हो, या केवल एक ही शहर जीतता जा रहा है, तो हम बोल तो दें कि भाई हमारे पास तो इंडिया का क्लीनेस्ट शहर है जो पिछले इतने सालों से क्लीन है, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बाकी शहर क्यों नहीं आगे आ पा रहे, तो केवल नंबर गेम बन के ना रह जाए, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एक बार पैसेज को खुद रीड करो, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर हम पॉजिटिव नजरिए से देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में क्या टोन है पैसेज की, तो उसके लिए पॉजिटिविटी यही है, अप्रिशिएट किया है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की हमें मदद मिली है, जैसे इंदौर और सूरत जैसे शहरों ने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं क्लीनलीनेस के, और काफी लंबे समय से रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं, ठीक है, तो एक appreciative है, ऑप्शन बी appreciative is correct. Question number 2, based on the passage, is the following statement true or false? The survey's creation of multiple categories is effective in evenly distributing attention and resources among all participating cities.
बोल रहे हैं कि सर्वे में जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, ताकि हम अटेंशन जो है, ध्यान जो है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगा प्राइजेस का, उनको अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के अंदर में बांटा जा सके। तो आपने देखा कि कई सारे वहाँ पे राइटर ने कहा कि कई सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका होना नहीं होना समझ में नहीं आ रहा था, राइट। ये स्टेटमेंट राइटर ने दिया, इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये इनकरेक्ट है पैसेज के अनुसार, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन ए फॉल्स इज करेक्ट। Which statement best reflects the pattern of winners in the Swachh Sarvekshan Awards as described in the passage? पैसेज के अनुसार क्या एक पैटर्न, निश्चित पैटर्न देखने मिल रहा है जो जीतने वाले विजेता है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के उसमें? तो हमने देखा कि सूरत और इंदौर ही मेन सिटीज रह रही हैं जो बार बार जीत रही हैं, जिस पर राइटर ने क्या बोला था कि ऐसा लग रहा है कि एक तरीके का स्टैग्नेशन, यानी कि ठहराव, यानी कि गतिरोध आ चुका है। दी अवार्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी विद डिफरेंट सिटीज विनिंग ईच ईयर। तो ये अनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है ना, क्योंकि वहां पे बोला कि बहुत प्रेडिक्टेबल था, जो विनर था वो बहुत प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि पिछले 7 सालों से लगातार कौन जीत रहा है, इंदौर जीत रहा है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, हर साल डिफरेंट सिटी भी नहीं जीतती, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंदौर एंड सूरत हैव बीन consistently top ranking, indicating a possible stagnation in the awarding system and a lack of diverse representation from other cities। बिल्कुल करेक्ट है ये कि इंदौर और सूरत ही हर साल जीतते हैं, तो जिससे कि लगता है कि अवार्डिंग सिस्टम में एक तरीके का ठहराव आ गया है, और बाकी शहरों से जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, ठीक है। Cities like अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड ग्वालियर हैव बीन कंसिस्टेंट विनर्स। तो बोला ना कि ये जो सिटीज हैं टॉप 10 के अंदर में, जो बॉटम वाली सिटीज हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, क्या है, वॉलटैलिटी है, लेकिन जो ऊपर टॉप वाली, टॉप 10 में से टॉप 3-4 वाली हैं उनमें कंसिस्टेंसी है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। The awards frequently change their criteria। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका क्राइटेरिया बार बार बदलता है, क्राइटेरिया फिक्स्ड ही है, ठीक है, जिसके लिए सुझाव दिया जा रहा है कि उनको बदलना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage imply about the creation of मल्टीपल सब कैटेगरीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स? की अलग अलग जो कैटेगरीज बनाई गई उनके बारे में क्या पैसेज के अनुसार बताया जा रहा है? तो the subcategories are essential for recognizing unique challenges faced by different types of cities and towns। तो सब कैटेगरीज बनाना जरूरी इसलिए था ताकि जो अलग अलग शहरों द्वारा अलग अलग चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। तो ये तो इनकरेक्ट है, हमें जो चैलेंजेस है उनको रिकॉग्नाइज करने के तो अवार्ड्स दे ही नहीं रहे ना, हम अवार्ड्स दे रहे हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करके कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। The introduction of subcategories like the cleanest cantonment town is criticized for potentially diverting attention from the overall goal of improving sanitation across all cities and towns। बिल्कुल करेक्ट है ये, उसको क्रिटिसाइज किया गया था, so option B is correct। Based on the passage, which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है? The Swachh Sarvekshan Awards created multiple subcategories to allow more cities to achieve top scores in various categories। कि इसमें अलग अलग सब कैटेगरीज बनाई गई ताकि ज्यादा शहरों को मौका मिले टॉप कैटेगरी में आने के लिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही किया गया था, है ना, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। The passage suggests that creating subcategories based on population for the awards is meaningless and unproductive। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, क्योंकि पैसेज में कहा गया कि अगर हम पॉपुलेशन के बेस पे सब कैटेगरीज बनाते हैं तो वो काफी मीनिंगफुल है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Varanasi and Prayagraj have been recognized as the cleanest Ganga town in the survey। तो ये तो हमें पता है कि उनको cleanest गंगा टाउन बोला गया, लेकिन सवाल ये भी उठाया गया ना, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सवाल ये भी उठाया गया कि ऐसे कावेरी या नर्मदा टाउन क्यों नहीं बनाया गया,
The passage criticizes the awards for focusing excessively on top performing cities, thereby neglecting the broader challenges in public sanitation. बिल्कुल करेक्ट है, जिसके प्रति उन्होंने सुझाव क्या दिया कि जिन शहरों ने टॉप परफॉर्मिंग का अवार्ड जीत लिया है उनको कुछ सालों के लिए अवार्ड सिस्टम से बाहर किया जाए और दूसरे शहरों को मौका दिया है. तो इसमें केवल ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है आंसर. लिबर्टी, लिबर्टी का एंटोनिम बताना. तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आप किसी तरीके की आजादी, स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है, उसको बोल जाते हैं लिबर्टी. आपके पास में कुछ भी चूज करने की लिबर्टी यानी कि आजादी है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो एंटोनिम क्या आएगा, किसी चीज से अवरोध, कुछ निर्भरता कि आप खुद से नहीं कोई भी फैसला ले सकते, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति. कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी इच्छा सुविधा अनुसार. डिपेंडेंस, निर्भरता. इंडिपेंडेंस की पूरी स्वतंत्रता. तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिपेंडेंस इज करेक्ट. A stitch in time saves 9, यानी कि समय पे कोई काम किया हुआ आपको बुरे समय से बचा सकता है. This wise saying suggests that and dash action taken on time to rectify an error rules dash the possibility of accumulation of such errors and future dash. बोल रहे हैं कि ये एक बहुत ही समझदारी भरी कहावत है जो कि क्या बताती है, जो ये बताती है कि अगर आप कई पर्टिकुलर समय पे, कुछ सही समय पे अगर कुछ एक्शंस लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं आप उनको सुधार पाएंगे और उन गलतियों के इकट्ठा होके फ्यूचर में कुछ बड़ा नुकसान होने से आप बच जाएंगे. Wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is dash. तो इसीलिए समझदारी किसमें है, समझदारी इसी में है कि आपने जो भी गलती करी है जैसे ही आपको उसके बारे में पता चल जाए आप उसको सुधार लें. There is no point in allowing the dash to grow and then take hasty action to set things right. तो इसमें कोई भी समझदारी नहीं है कि आप किसी भी परेशानी को बढ़ने दें और फिर कुछ आनन फानन में गलत कदम उठाएं और जिसकी वजह से आप सोचें कि कोशिश करें कि अब मैं चीजें ठीक कर पाऊं. तो इसमें कोई भी समझदारी या सूझबूझ नहीं है. This wise saying suggests that and dash a dash action taken on time. Superficial, superficial मतलब जो ऊपरी होता है, बाहरी तरीके से होता है. ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में. अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, सही. रॉन्ग मतलब गलत. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, उपयुक्त एक्शन लिया जाने की बात की जा रही है, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स आउट. रूल आउट करना मतलब किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज की पॉसिबिलिटी या उसके होने की जो संभावना है उसको मना करना, खत्म करना. रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन. तो रूल्स आउट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर. क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है ऐसे गलतियों की वजह से आपको? डैमेजेस मतलब नुकसान, क्षति पहुंचना. फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं. एडवांटेजेस यानी कि आपका लाभ और क्वालिटीज यानी कि आपके गुण. तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में कुछ गलतियां आपकी इकट्ठी हो रही है तो फ्यूचर में उनसे कुछ नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा, गलतियों से पॉजिटिव प्रभाव तो नहीं पड़ता. फैसिलिटीज, एडवांटेजेस, क्वालिटीज सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं. डैमेजेस केवल नेगेटिव वर्ड है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is dash. यानी कि समझदारी केवल इसी में है कि आपको जैसे ही अपनी गलती का पता चले आप उसको सुधार लें. तो गलती को सुधारने की बात होगी, लेकिन as soon as it is invented. invented मतलब किसी चीज का आविष्कार करना. proposed, proposed मतलब प्रस्तावित करना. managed मतलब किसी चीज को उसको मैनेज करना. और डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब किसी चीज के बारे में पता चलना. तो आपको अपनी गलती के बारे में पता चलेगा, उसी टाइम पे आप उसको सुधारेंगे. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देयर इज no point in allowing the dash to grow and then take hasty actions to set things right. तो इसमें कोई भी सही या समझदारी नहीं दिखती अगर आप चीजों को बढ़ने दें. तो आप किन चीजों को बढ़ने दें? देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मैलेडी. माल फंक्शन पता है ना, माल फंक्शन मतलब जो सही से काम नहीं कर रहा. तो मैलेडी, उसी से आप माल से समझ लो माल फंक्शन यानी कि गलत. तो मैलेडी यानी कि गलत कार्य, ठीक है. कोई भी गलत कार्य करने से अगर आप
बीमारी या रोग को अगर आप बढ़ने देंगे तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है। मेलेडी, मेलेडी मतलब सुरीला कुछ है ना, संगीत। पैरडी, पैरडी होता है व्यंग्य। और रेमेडी मतलब उपचार। तो अब उपचार को बढ़ने नहीं देंगे तो कोई अर्थ नहीं है। पैरडी को बढ़ने नहीं देंगे, मेलेडी को या मालेडी को। सो ऑप्शन ए, अगर आप मालेडी को बढ़ने देंगे और फिर कुछ आनन फानन में गलत कदम उठाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, जब आप सीधे तौर पे सामने से ओपनली मना कर देते हैं कि मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा, तो उसको क्या बोला जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब तो होता है अनुपालन करना, उनको मानना। एडहेरेंस, अगेन अनुपालन करना। ओबीडियंस, अगेन कोई ऐसा जो आज्ञाकारी होता है, ठीक है, ओबीडियंस। डिफायंस, डिफायंस मतलब मना करना। सो ऑप्शन डी, डिफायंस इज करेक्ट। डेड हीट, डेड हीट का मतलब होता है बहुत ही कड़े मुकाबले में, ऐसा कड़ा मुकाबला जो किसी भी तरीके की टाई में खत्म हुआ हो, ठीक है। क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वंस आइडियाज, अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिव्यर, रिव्यर का मतलब होता है आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। इसका सिनोनिम क्या होएगा? रिस्पेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंडेम, निंदा करना। एंजॉय, मजा लेना। रिपीट, दोहराना। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। द बॉय एक ह्यूमन है, ठीक है, विच नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स के साथ में, ठीक है, आइटम्स के साथ में इस्तेमाल होता है। और जब एक आप लिविंग पर्सन की बात कर रहे हैं तो साथ में क्या यूज होएगा? विच की जगह हु। द बॉय हु स्टोल द मनी, वो लड़का जिसने पैसे चुराए, वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। सो द बॉय विच की जगह क्या आएगा? हु। द बॉय हु स्टोल द मनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब बचाना, किसी चीज से बचाना, रोकना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या आएगा? कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। अलाउ मतलब किसी को आपने परमिशन दे दी। एवर्ट, एवर्ट मतलब टालना। और प्रोवोक उकसाना, तो आप किसी को बचा रहे हैं, उसको टाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या आती हैं? मिलती जुलती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। या आप किसी को कुछ काम करने से रोक रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। ऑफर्ड, ऑफर्ड के साथ में ऑन नहीं आता, ऑफर्ड के साथ में टू आता है। इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्टेड मतलब उसने जोर दिया, जिद करी कि मुझे बिल पे करना है। सो इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट रेस्टोरेंट। सजेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इन दोनों के साथ में टू आता है, ऑन नहीं आता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट, जब आप किसी चीज की रिजेंबलेंस बता रहे हैं, रिजेंबल्ड के साथ में विद या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट यानी कि एक बिल्ली की तरह दिखता है। सो रिजेंबल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, व्यापक, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? छोटा, नैरो, ठीक है। श्रंक, लॉन्ग, इनकरेक्ट है। नैरो छोटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। तो चर्च में जब शादी ब्याह कोई समारोह होता है तो वहां पे जहां पे ग्रूम, ब्राइड एंड ग्रूम खड़े होते हैं उसको बोला जाता है क्या? ऑल्टर। क्या बोला जाता है? ऑल्टर। एटलस, एटलस वो चीज होती है जिसमें हमारे नक्शे वगैरह होते हैं ना, दुनिया भर के, कलेक्शन ऑफ मैप्स जिसको बोला जाता है। ऑल्टर, इसका मतलब होता है ALTER, इसका मतलब होता है कुछ चीज की तोड़फोड़ करना, ठीक करना किसी चीज को। जैसे आप अपने ड्रेस को ऑल्टर करते हैं, अपने घर को आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यानी बेसिकली कपड़ों की ऑल्ट्रेशन पे इस्तेमाल किया जाता है। एटिक, एटिक का मतलब होता है जो हमारे घर के ऊपर जो स्पेस होती है ना, छत वाली स्पेस होती है,
इस तरीके की ट्रायंगुलर जो ऊपर स्पेस होती है, इसको बोल देते हैं एटिक। ठीक है। और ऑल्टर, ये वो जगह है जहां पे वेडिंग के लिए ब्राइड एंड ग्रूम खड़े होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ये ऑल्टर ऑल्टर, ऐसे ही आपको एक हैंगर हैंगर भी बताया था, HANGER और HANGAR। इनमें से एक है कपड़े टांगने वाला और दूसरा है जहां पे जहाज, हवाई जहाज जो होते हैं ना, उनको खड़ा किया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि HANGER कौन सा वाला है, इसका मीनिंग क्या है, कपड़े टांगने वाला या एरोप्लेन खड़ा करने वाला, और HANGAR कौन सा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है। मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। मॉरल्स क्या होते हैं, जो विचारों से हम चलते हैं। ठीक है। जो हमारे मॉरल्स होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो बड़ा ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो स्वाभिमानी मतलब कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाना या किसी से मदद लेना पसंद नहीं है, और नाजायज किसी को परेशान करना पसंद नहीं है। ठीक है। तो वो उसका उसूल है, जीवन का उसूल है। ठीक है। तो जो जिन मॉरल से किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में पता चलता हो, उसका बिहेवियर चलता हो, तो उनको क्या बोला जाता है, एथिक्स। क्या बोला जाता है उनको, एथिक्स, यानी कि नैतिकता। सो ऑप्शन बी एथिक्स इज करेक्ट। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है कुछ गट फीलिंग। जैसे आपको अचानक से आता है ना भावना कि आज मुझे मार तो पड़ेगी पड़ेगी, अगर मैं आज ऑटो करता हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा नुकसान होएगा, अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो मुझे लग रहा है ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अगर इसको पैसे दूंगा तो मुझे पैसे लौट कर नहीं आएंगे। इस तरीके की जो इंट्यूशंस होती हैं, यानी कि आपको पहले ही थोड़ा सा अनुमान लगता है कि मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, यहाँ से कुछ नेगेटिव आशा हो रही है, आशंका हो रही है। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब आपका जो रवैया है, दृष्टिकोण है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। सो यहाँ पे ऑप्शन बी एथिक्स इज करेक्ट। इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी कि बाद में, अंततः। तो कुछ पहले चीजें हुई होंगी। ठीक है। उसी के बारे में आप एक कंक्लूजन के तौर पे बताएंगे कि इवेंचुअली फिर हार फार के उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी, इवेंचुअली वो ये काम करने लगी, यानी कि अंततः वो ये काम करने लगी। सो इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। अब ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये इवेंचुअली से स्टार्ट हो रहा है, और इवेंचुअली जो है वो कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में ही ए स्टेटमेंट फर्स्ट है, हटा दो, इनको एलिमिनेट कर दो। तो हमारे पास बच गए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखो इवेंचुअली मतलब अंततः उसने सारी परेशानियों से ओवरकम यानी निजात पाया और सफलता हासिल करी। शी इंगेज, अब ये क्योंकि यहाँ पे शी भी है, प्लूरल है, सॉरी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो डेफिनेटली नाउन कहीं पे आया होगा। जब तक हमें नाउन नहीं मिलता हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होएगा, नाउन होएगा। प्रोनाउन तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे भी शी आ रहा है, यहाँ पे भी शी आ रहा है। ठीक है। अब देखो ए स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो ए की वजह से आपके ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गए हैं। शी की वजह से आपका बी स्टेटमेंट भी फर्स्ट नहीं हो सकता, सी स्टेटमेंट भी फर्स्ट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन डी में सी स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बिना कुछ फॉर्मेशन किए आपको पता चल गया आपका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कैसे पता चला, आपने पहले देखा इवेंचुअली फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इवेंचुअली का मतलब है अंततः उन्होंने क्या किया, मतलब फाइनल उन्होंने क्या चीज हासिल करी। ठीक है। और शी जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि हमेशा नाउन के बाद में ही आता है। पहले प्रयोग नाउन का होगा, उसी के आगे चल के आप प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है। तो जब तक नाउन नहीं मिल रहा प्रोनाउन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता। उससे हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। बचता है हमारे पास केवल एक ऑप्शन जो कि है सी, DCBA। अब देखो डी में क्या है, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। जाहिर सी बात है रामा नाम की एक लड़की है जो बहुत गरीब है, उसका इंट्रोडक्शन किया गया, डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में शी इंगेज, देखो बी स्टेटमेंट बोल रहा है शी इंगेज हरसेल्फ इन अर्न वैल्यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज। उसने अपने आप को अर्न वैल्यू लर्न यानी कि जब आप सीख रहे हैं तब आप कमा भी सकते हैं, स्कीम में अपने आप को इंगेज किया अपने कॉलेज के दौरान में। अब क्यों किया, वो गरीब लड़की है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तो ये कहाँ पे बताया गया, हमें ऑप्शन सी में बताया गया, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। तो ये हमारा सी सेकेंड स्टेटमेंट होता है, बी थर्ड स्टेटमेंट होता है, और अंततः उसने
सभी परेशानियों को पार करके सफलता हासिल करी। ऑप्शन ए हमारा होता है फाइनल स्टेटमेंट। सो हमारा ऑप्शन सी DCBA इज करेक्ट। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। टीचर ने बच्चों को आदेश दिया कि चिल्लाओ मत। तो द टीचर सेज टू स्टूडेंट, टीचर सेज कह नहीं रही है, उसने कहा है, ठीक है, कह दिया है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कह रही है। डू नॉट शाउट इनकरेक्ट है। The teacher said to the students, don't shout. Option B is absolutely correct. Saraswati College has maintained its reputation as one of the best college in the country. जब बहुत सारे कॉलेजेस में से आप कुछ बेस्ट को बोल रहे हैं कि ये उन बेस्ट में से भी बेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? फिर बहुत सारे कॉलेजेस में से ये बेस्ट है, तो कॉलेजेस में से बेस्ट है ना, एक कॉलेज में से तो बेस्ट नहीं है, राइट? तो क्या होएगा? सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। ऑप्शन डी में एरर है। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। हम मार्केट जा रहे हैं, किसने कहा? रितु और गीतू ने डिक्लेरेशन दे दिया कि हम मार्केट जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग? द फादर आस्क्ड। तो पहले पापा ने सवाल पूछा होगा, उसी का आंसर दिया होगा ना कि हम मार्केट जा रहे हैं। आंसर देने के बाद तो नहीं पिताजी पूछेंगे, आप पापा को बोलोगे पापा मैं मार्केट जा रहे हूँ, और फिर पापा बोलेंगे तुम कहाँ जा रही हो। ऐसा तो नहीं होता, पहले सवाल आता है तभी जवाब आता है। यानी कि बी हमारा जो है वो ए से पहले आएगा, ठीक है, समझ में आ गया? बी किससे पहले आएगा? ए से पहले आएगा। अब यहाँ पे ए पहले है, बी बाद में इनकरेक्ट, ए पहले है, बी बाद में इनकरेक्ट, बी के बाद में ए है, बी के गैप के बाद में ए है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, BACD, ठीक है। अब देखते हैं, बी के बाद में ए आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड। तो वहां से मम्मी की आवाज आई कि अपना अम्ब्रेला ले लो, बारिश होने वाली है। यस डेफिनेटली वी विल, रिप्लाइड द टू। अब द टू, कौन दो टू? रितु और गीतू। यानी कि ये पता चल गया कि ए वाला स्टेटमेंट जो है वो डी से पहले है, तो बी फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, और लास्ट में डी आएगा। BACD, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के पैसेज में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी चीज नहीं समझ में आई है, एक बार दोबारा से कोशिश करो, प्रयास करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी हमें बता सकते हो कि क्या आपको परेशानी फील हो रही है, ठीक है। इसके अलावा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। आपका अच्छा से ये नया साल बीते और आपके जो भी सपने हैं वो इस साल में पूरे हों। इसी आशा के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।